फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है आपने मैंने जो जेनेटिक डिसऑर्डर की जो टेबल आपको बनवाई थी वो याद की होगी, समझी होगी। उसमें मैंने कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को हल्का सा एक्सप्लेन भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो बची हुई कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनके सिम्टम्स के बारे में आपको लिखने के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर की जो एक टेबल थी वो प्रिपेयर की थी। ये पता लगाया था कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके से होता है। वो ऑटोसोम के कारण होता है, वो जीन म्यूटेशन के कारण होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, वो इन्यूप्लॉइडी के कारण होता है, या वो जीन म्यूटेशन के कारण होता है। तो वो कुछ डिजीज या डिसऑर्डर हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम कुछ जो बचे हुए जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके वो सामने उन सभी के नाम लिखे थे और ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे एक है आपने एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया। तो ये जो एल कैप्टोन्यूरिया है ये रिसेसिव ट्रेट है। क्या है? रिसेसिव ट्रेट। एक बात। दूसरा ये होता है इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम। जो ऑक्सीडेज एंजाइम है उसकी कमी के कारण होता है। ठीक है। अगर इसकी कमी हुई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम की कमी के कारण, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, होमोजेंटिसिक एसिड, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड या एल कैप्टोन कहते हैं उसको, ALCAPTON, होमोजेंटिसिक एसिड या एल कैप्टोन accumulate in connective tissue, brain, etc. अगर इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो ये होमोजेंटिसिक एसिड या एल कैप्टोन इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में और पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, बोन, लिगामेंट, ब्रेन, उनके अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा। अब देखो ये जो एल कैप्टोन है इसी से ये नाम बना है एल कैप्टोन्यूरिया। तो एल कैप्टोन्यूरिया एल कैप्टोन के बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर डिपॉजिट होने से होता है, जिससे ब्रेन काफ़ी प्रभावित होता है, IQ काफ़ी प्रभावित होती है। ये यूरिन के थ्रू भी एल कैप्टोन्स आने लग जाता है। वे कुछ सिम्टम्स हैं जो सभी डिजीज के सिम्टम एक जगह पे आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये एल कैप्टोन्यूरिया ये बीमारी थी। ठीक है। दूसरी एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो रिसेसिव जीन म्यूटेशन के कारण होता है।
दूसरा, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इसकी डेफिशिएंसी टायरोसिनेज, एक एंजाइम है टायरोसिनेज, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of melanin pigment। ये मेलानिन पिगमेंट जो ब्लैक पिगमेंट होता है, ब्लैक पिगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? मेलानिन पिगमेंट। उसकी डिपोजिशन के लिए जिम्मेवार कौन है? टायरोसिनेज एंजाइम। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो जो मेलानिन पिगमेंट है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा इन कहाँ? आईज, आइरिस, हेयर, स्किन एटसेट्रा। उनके अंदर, ये आँख के अंदर, आइरिस के अंदर, उनके अंदर ये डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और जो पर्सन है बिकम्स वाइटिश। उसकी आइरिस भी, उसकी स्किन भी, उसके हेयर भी क्या हो जाएंगे? ब्लैक पिगमेंट की कमी के कारण वो वाइटिश। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैक पिगमेंट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैक पिगमेंट, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? मेलानिन, person looks appear whitish, हालांकि इनका जो विजन है, जो इनकी जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है, बट दे लीड नॉर्मल लाइफ। इनकी जो लाइफ जो ये जीते हैं वो तो नॉर्मल होती है, हालांकि थोड़ा सा जो देखने का जो इनका जो विजन है वो थोड़ा सा क्या है? वीक होता है, ये मेलानिन की डिपोजिशन ना होने के कारण। ठीक है, एल्केप्टोनुरिया और एल्बिनिज्म। अब हम करते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगली बीमारी कौन सी है? सिकल सेल एनीमिया। इंपॉर्टेंट है ये भी, सिकल सेल एनीमिया। इट इज ऑल्सो autosomal recessive disorder, recessive trait या डिसऑर्डर। ये भी क्योंकि हम ऑटोसोमल के अंदर जो रिसेसिव जीन म्यूटेशन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। इट अकर्स ड्यू टू formation of abnormal hemoglobin HbS। मैंने क्या लिखा है? HbS। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, S का मतलब सिकल सेल वाला यानी कि एबनॉर्मल। अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है तो ये बीमारी हो जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। इट इज ड्यू टू ये किसके कारण होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन किसके कारण बनता है वो बात देखिए। इट इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ
ग्लूटामिक एसिड, replacement of glutamic acid by valine. It is due to replacement of glutamic acid by valine. Valine at 6th position of beta hemoglobin चेन। अब थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है, बीटा हीमोग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर, एट 6th पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, ये पोजीशन रहेगा 6th पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन। जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन की 6ठी पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है उसको किसने रिप्लेस कर दिया? वैलिन। वैलिन एक अमीनो एसिड है और ग्लूटामिक भी एक अमीनो एसिड है। ये बीटा हीमोग्लोबिन की एक चेन है, उसकी 6ठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है और वो किसने रिप्लेस कर दिया? वैलिन ने। ये किसके कारण हुआ ये भी आप समझ सकते हैं। इट इज ड्यू टू, ये किसके कारण हुआ? इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ टी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ टी बेस by A due to point mutation। जो टी बेस था हीमोग्लोबिन के अंदर उसको किसने रिप्लेस कर दिया? ए ने। अब टी की जगह का क्या आ गया? ए, जिसके कारण 6ठी पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड था उसकी जगह क्या आया? वैलिन। क्या आया? वैलिन। इन दिस डिसऑर्डर आरबीसी बिकम्स सिकल सेट, दराती जैसे, सिकल सेट। कैसे हो जाएंगी? दराती जो होती है, सिकल जो पैनी पे, सिकल सेट। तो इस तरीके का डिसऑर्डर होने से जो आरबीसी की शेप हो जाती है वो कैसी हो जाती है? सिकल सेट, जो नैरो कैपिलरी में से पास नहीं होगी और टेंडेंसी बनाएगी क्लॉट होने की, एंड टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी, जो आरबीसी सिकल सेट की हुई है वो क्या टेंडेंसी बनाएंगी? एंड टेंडेंसी टू फॉर्म क्लॉट एंड डीजनरेट। तो ये जो आरबीसी सिकल सेट की बनेंगी इस डिसऑर्डर के कारण, वो टेंडेंसी बनाएंगी कि क्लॉट बन जाए और फिर वो क्या हो जाएंगे आपस में? डीजनरेट, विच लीड टू एनीमिया। और वो एक बीमारी को जन्म देंगे, एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया का मतलब खून की कमी। क्यों? जब ये सिकल सेट की आरबीसी आपस में इकट्ठी हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ वो ऐसे फंस के फट जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। जब आरबीसी फट जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी, यानी कि खून की कमी। और खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। तो आरबीसी की सिकल सेप होने के कारण खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए
इस बीमारी का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब देखो जैसे इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन को HbA लिखते हैं ऐसे, और इस तरफ मैं लिखता हूँ ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसको लिखता हूँ HbS। तो किस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये जो मैंने बात लिखी है वो सारी की सारी कैसे आप समझेंगे। जैसे ये है CTC, ठीक है, नॉर्मल ये चेन है, ये एक जीन है, क्या है ये? जीन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये CTC जीन है, तो ये मतलब जीन क्या है? DNA का टुकड़ा। जीन क्या होता है? DNA का टुकड़ा। और DNA के टुकड़ा है तो उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5' वाला, एक 3' वाला। तो अब आपने 10वीं में भी जो बेस पेयरिंग पढ़ी थी, तो C के नीचे क्या आएगा? G, एक T के नीचे क्या आएगा? A, और C के नीचे क्या आएगा? G। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, RNA बनेगा। ये थोड़ी सी है तो अगले चैप्टर की थोड़ी सी बात, बट ये थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन mRNA बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? RNA बनना, mRNA। और वो इस वाले स्ट्रैंड का बनेगा, यानी कि ये DNA के स्ट्रैंड है दोनों, ये DNA के स्ट्रैंड है CTC, इसके नीचे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है GAG, C के नीचे GT, किसके C किसके साथ बॉन्ड बनाता? मैंने 10वीं में भी आपको समझाया था, ATCG। तो A के नीचे T, T के नीचे A, C के नीचे G, G के नीचे C। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनते हैं अगर DNA से DNA बने तो। RNA के अंदर थोड़ा सा अलग है, वो अभी हम बताएंगे। अब देखो इस स्ट्रैंड का अब RNA बनाना ऊपर वाले का, तो C के नीचे क्या आ जाएगा? G, T के नीचे क्या आ जाएगा? A, और C के नीचे क्या आ जाएगा? G। ठीक है, तो C के नीचे इस स्ट्रैंड का ये GAG वाला क्या बन गया? RNA। ठीक, अब ये जो RNA है, क्योंकि पहले तो ये DNA है, DNA से क्या बनेगा? RNA, फिर RNA से प्रोटीन बनेगी। जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन की ही चेन है। क्या है? प्रोटीन की चेन। तो मैंने 6 पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लीजिए ये इसकी 6 पोजीशन है, ये वाली। तो ये क्या बनाएगा? इसमें ग्लूटामिक एसिड। ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, ये हीमोग्लोबिन की एक चेन है। क्या है? हीमोग्लोबिन की चेन में अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो वो जैसे CTC, तो वो DNA का दूसरा स्ट्रैंड GAG है, फिर ये CTC ऊपर वाला GAG mRNA बनाएगा, फिर GAG किसको कोड करेगा? ये जो GAG mRNA है वो किसको कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को। ग्लूटामिक एसिड को वो ये जो हीमोग्लोबिन की चेन है, ये मैंने चेन बताई है HB चेन, और ये नॉर्मल है क्योंकि GAG 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को कोड करने लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो अब ये जो T है, T इज सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड बाई ए। अगर ये टी किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ए से, देखो ध्यान से, ए से, तो अब ये क्या था, सी ए सी, टी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए, क्योंकि टी हट गया यहाँ से पॉइंट म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन हुआ। अब तो इसका जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो क्या होगा, सी के नीचे जी, ए के नीचे टी और सी के नीचे जी, क्योंकि इसका ये वाला ये जीन है, ये जीन है, कौन से का है ये, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल कैसे बना, टी जो बेस है उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए से, ये मैं निशान भी लगा देता हूँ, ए से। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, अब क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। जब ये डीएनए, ये जीन है, क्या है ये जीन, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए। अब एमआरएनए ऊपर वाले स्ट्रैंड का वो बनेगा ट्रांसक्रिप होके। अब देखो जैसे हमने इसका सीटीसी का ये बनाया था, उसी तरीके से सीएसी का, तो सी के नीचे जी, ए के नीचे यू आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में ए के नीचे क्या है, मतलब बेस पेयर क्या है, ए का जो यू है, और सी के नीचे फिर जी, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जी है। अब ये बना, इसमें था जी ए जी जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये से, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 6 में, तो ये जो छठी पोजीशन वाला है ये क्या है, वैलिन। ये अब देखो, ये जो हीमोग्लोबिन की चेन बनी, इसमें छठी पोजीशन पर वैलिन बन गया। क्यों, क्योंकि ऊपर एक आ गया किसकी जगह, टी की जगह, तो टी की जगह ए आने से इतना बदलाव आ गया कि हीमोग्लोबिन की छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, वैलिन। इसके कारण यहाँ पर जो आरबीसी है वो कैसे हो जाएगी, सिकल सेल, जो कि क्लॉट होने की कोशिश करेगी और वो एक दूसरे में फंस जाएंगी और वो डिजनरेट हो जाएगी, जिससे खून की कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसमें क्या होगा, आरबीसी नॉर्मल शेप की रहेंगी, नॉर्मल शेप की। तो सिकल सेल एनीमिया मैंने यही लिखवाया है आपको कि उसमें डिफेक्टिव या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक। वो कैसे बनता है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह क्या बन जाता है, वैलिन। और ये कैसे बनता है, जब टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए ए से पॉइंट म्यूटेशन के कारण। जब ये सिकल सेल की आरबीसी हो जाएंगी इस डिसऑर्डर में, तो वो इकट्ठा होने की कोशिश करेंगी, क्लॉट बढ़ाने की कोशिश करेंगी और एक दूसरे को वो फाड़ देंगी, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इसी को खून की कमी कहते हैं और इसी डिजीज का नाम है एनीमिया, ठीक है। तो ये वाली क्या थी हमारी, तो सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डिफेक्टिव, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, HbS। आप इसको उतार, ऐसे एज इट इज आपके जो सभी बुक्स हैं उसमें भी ये दिया हुआ है, इसको उतार के समझिए ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा सिकल सेल एनीमिया, ठीक। इसमें चलो उतार लिया, ये सभी ने देख लिया है, ठीक है। ये अपनी बुक में भी है रंगीन, अगर उस तरीके से देखें तो एनसीईआरटी में, नहीं तो सभी बुक्स के अंदर ये ऐसा है। अब देखो, जैसे कई बार ये होता है
ये जैसे HbA पर्सन है कोई, और उसकी जो मैरिज होती है वो किससे होती है, HbS। ये सिकल सेल्ड एनीमिया है, इसको ये अफेक्टेड है, तो सिकल सेल एनीमिया पर्सन इसको, इसके जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, अफेक्टेड। अब इसके क्या गैमेट बनेंगे, HbA, HbS। तो अब ये क्या है, होमोजाइगस क्या है ये, नॉर्मल। ये क्या है, होमोजाइगस एबनॉर्मल। तो ये क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस। HbA HbS, ये हेटेरोजाइगस। तो कई बार इस जो सिकल सेल एनीमिया है ना, उसको नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी मानते हैं, क्योंकि जो HbA जो नॉर्मल है वो ज़्यादातर अफेक्ट होता है, अफेक्टेड विद मलेरिया इन ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला जो व्यक्ति है वो मलेरिया से प्रभावित जल्दी होता है, यानी कि मलेरिया उनकी डेथ का कारण बनता है। लेकिन जो HbS और HbS वो अफेक्टेड है, यानी कि उसको क्या है, सिकल सेल्ड एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब ये किससे मरेगा, खून की कमी से। ये किससे मरेगा, मलेरिया से, ट्रॉपिक। तो ये हेटेरोजाइगस सर्वाइव करेगा, HbA HbS विल सर्वाइव। क्यों, ये ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर बात करें जहाँ पर मलेरिया का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो ना तो इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया है तो ये बच जाएगा, और ना ही ये मलेरिया की चपेट में आएगा। तो नेचर के अंदर जो नेचर सिलेक्ट करती है वो किन को सिलेक्ट कर लेती है, जो हेटेरोजाइगस होते हैं सिकल सेल वाले। तो ये किसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन का। हम आगे जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना। तो अगर वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला व्यक्ति है तो उसको मलेरिया होने के ज़्यादा चांस है। अगर सिकल सेल वाला पर्सन है तो उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो दोनों केस में उसको खतरा है। बट हेटेरोजाइगस को ना तो मलेरिया होगा ना सिकल सेल एनीमिया होगा, तो वो सर्वाइव करेगा, नेचर उसको सर्वाइव करने देगी। इसलिए इसको हम नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी कहते हैं। अब इसको, ये तो है नॉर्मल, ये क्या है अफेक्टेड, लेकिन ये क्या है, ये क्या है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब ना तो ये अफेक्टेड है और ना ही ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये क्या है, कैरियर। ये क्या है, कैरियर। तो ना ये अफेक्टेड है ना ये नॉर्मल, तो ये क्या है, कैरियर है। तो ये थी हमारी तीसरी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन तो टेबल से आती है, बाकी तो हमने आज यही बताया है। अगर T बेस A से रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन में छठी पोजीशन पर अगर ग्लूटामिक की जगह वैलिन बन जाए तो RBC की सेप सिकल सेप हो जाएगी, जिसके कारण
वो नैरो कैपिलरी में से पास नहीं हो पाएगी और इकट्ठे होने की कोशिश करेगी, एक दूसरे में उलझ के और वो फट जाएंगी, जिससे खून की कमी हो जाएगी और बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, खून की कमी। अब इसी से रिलेटेड एक और हमारी जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया। अब उसको भी देख ही ले, थैलेसीमिया, इसमें भी क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। In this disorder, formation of blood is not proper. Formation of blood is not proper, which lead to क्या, एनीमिया। और ये भी किसका कारण बनेगी, इसमें जो ब्लड फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं हो पाता, जिससे खून की कमी हो जाती है। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो विच अपीयर ड्यू टू synthesis of abnormal hemoglobin chain, इसमें भी जीन म्यूटेशन के कारण, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बनती है और खून की कमी हो जाती है। इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरीके का होता है, जैसे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा में जो अल्फा ग्लोबिन है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव अल्फा ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन, जो अल्फा वाली चेन है वो डिफेक्टिव है। इसमें डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन और इसमें डिफेक्टिव डेल्टा ग्लोबिन। अगर अल्फा चेन डिफेक्टिव है तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा हीमोग्लोबिन की। अगर बीटा चेन अगर डिफेक्टिव है तो फिर बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन की डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा, ये डेल्टा DEL डेल्टा, अगर डेल्टा चेन अगर डिफेक्टिव है तो फिर उसको डेल्टा थैलेसीमिया हो जाएगा। तो ये था थैलेसीमिया। हमारी ये जब हम जो ऑटोसोम में जो जीन म्यूटेशन है, जो रिसेसिव जीन म्यूटेशन है, हम उनको डिस्कस करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारी ये 4 डिजीज। अब हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उस जेनेटिक डिसऑर्डर को पार्ट 3 में लेके जाएंगे और जो और जेनेटिक डिसऑर्डर बचे हुए हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके।